पहला क्वेश्चन है, मौर्यों के विषय में जानने का मुख्य स्रोत है। मौर्य वंश के बारे में जानने का मुख्य स्रोत है अर्थशास्त्र, जो चाणक्य द्वारा लिखा गया है, इंडिका, मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया, अशोक के अभिलेख और बौद्ध तथा जैन ग्रंथ, ये सारे सोर्स हो जाते हैं। अगला, मौर्य प्रशासन में तीर्थ क्या था। मौर्य प्रशासन में तीर्थ उन महत्वपूर्ण अधिकारियों को कहा जाता था जो विभिन्न सरकारी कार्यों को संचालित करते थे, जैसे न्याय, व्यापार, सैन्य, प्रशासन आदि का काम करते थे। अगला, जनगणना समिति क्या कार्य करती थी। मौर्य काल में जनगणना समिति जनसंख्या की गणना कर संग्रह, आर्थिक गतिविधियों और समाज की अन्य जानकारियों को एकत्रित करने का कार्य करती थी। अगला, अशोक के धम्म की कोई एक विशेषता लिखिए। अशोक के धम्म की एक प्रमुख विशेषता है अहिंसा और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता को बढ़ावा देना। अगला, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य थे। अगला, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त। अगला, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ लेख में रचयिता का नाम क्या था। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद जो स्तंभ है, उस लेख के रचयिता हरिसेन थे। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल के दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक के नाम। तो पहले हो जाएंगे आर्यभट्ट और दूसरा वारामिहिर। अगला, गुप्त काल के दो प्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम। गुप्त काल के जो प्रसिद्ध साहित्यकार कालिदास और विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश के पतन के दो मुख्य कारण। तो पहला हो जाएगा हुणों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य कमजोर हो गया। अगला, साम्राज्य का केंद्रीकरण कमजोर हो जाने के कारण प्रांतों में विद्रोह और अस्थिरता बढ़ गई। अगला, पुष्यभूत वंश का प्रभावशाली शासक कौन था। पुष्यभूत वंश का प्रभावशाली शासक हर्षवर्धन था। बाणभट्ट कौन थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज दरबार के प्रमुख कवि थे और लेखक थे, जिन्होंने हर्षचरित, कादंबरी जैसी रचनाएं लिखी है। अगला क्वेश्चन, हास्य के समय किन्हीं दो विद्वानों के नाम लिखिए। हास्य के समय दो प्रमुख विद्वान बाणभट्ट और धर्मकीर्ति थे। हुणों के आक्रमण, भारतीय आक्रमण और उनके प्रभाव का वर्णन कीजिए। हुणों का आक्रमण 5वीं से 6वीं शताब्दी में भारत पर हुआ। यह आक्रमण विशेष रूप से स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान हुआ। हुणों का सबसे प्रमुख नेता तोरमार था, जिसके बाद मिहिरकुल ने भी भारत पर आक्रमण किया। अगला, प्रभाव इसका क्या क्या पड़ा। पहला, हुणों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य कमजोर हो गया। अगला, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था और व्यापार प्रभावित हुआ। अगला, कई सांस्कृतिक और बौद्ध केंद्र नष्ट हो गए। अगला, समाज में अराजकता, अस्थिरता बढ़ गई। हर्ष के प्रशासन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। हर्षवर्धन का शासन एक मजबूत प्रशासनिक ढांचे पर आधारित था। प्रमुख विशेषताएं क्या थी। पहला, राजा सर्वोच्च था और सभी निर्णय स्वयं लेता था। अगला, प्रशासनिक व्यवस्था राज्य, विषय और ग्राम में विभाजित किया। अगला, अधिकारियों में महाराजाधिराज, महामात्र, काव्याधिकारी आदि प्रमुख थे। अगला, न्याय प्रणाली में सुव्यवस्थित किया गया था और अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान था। अगला, राजस्व व्यवस्था कृषि पर आधारित थी और किसान से कर लिया जाता था। प्रयाग के महामोक्ष परिषद का उल्लेख कीजिए। हर्षवर्धन के समय प्रयाग में हर 5वें वर्ष एक विशाल सभा का आयोजन किया जाता, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। इसकी प्रमुख विशेषताएं। पहला, इसमें विभिन्न धर्मों के संत और विद्वान भाग लेते थे। अगला, हर्ष अपनी संपत्ति और धन का बड़ा भाग दान कर देते थे। अगला, इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म के अनुयायी शामिल होते थे। यह सभा धार्मिक सहिष्णुता और समाज में दान की भावना को प्रोत्साहन का एक माध्यम थी। हर्ष के
साहित्यानुराग के बारे में आप क्या जानते हैं? हर्षवर्धन स्वयं को महान लेखक और कवि थे। उनके द्वारा लिखित 3 प्रमुख नाटक हैं, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। इनके अलावा उन्होंने कई कविताओं विद्वानों को संरक्षण दिया, जैसे कि बाणभट्ट, मयूर और दिवाकर। हर्ष की साहित्य रुचि के कारण उनका काल संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। ह्वेनसांग ने हर्ष के बारे में क्या जानकारी दी? ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसने अपनी पुस्तक सी यू की में हर्ष के प्रशासन, समाज और धर्म का वर्णन किया है। उन्होंने जो बातें बताई, पहला, हर्ष का शासन मजबूत और संगठित था। अगला, हर्षवर्धन जो हर्ष बौद्ध धर्म का समर्थक था लेकिन अन्य धर्मों को भी सम्मान देता था। अगला, कानून व्यवस्था मजबूत थी और अपराध बहुत कम थे। अगला, शिक्षा विद्या के क्षेत्र में उन्नति थी, विशेष रूप से नालंदा प्रसिद्ध था। मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? अशोक की मृत्यु के बाद कमजोर शासक हुए। अगला, प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर हो गई। अगला, आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। विदेशी आक्रमणकारियों मौर्य साम्राज्य को कमजोर कर दिया। अगला, ब्राह्मणों और सैन्य अधिकारियों में असंतोष बढ़ा। हर्षकालीन इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत लिखिए। पहला, बाणभट्ट का हर्षचरित, ह्वेनसांग की सी यू की, विभिन्न अभिलेख और शिलालेख, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध ग्रंथ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय की नगर समितियों के बारे में आप क्या जानते हैं? मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य प्रशासन में नगर समितियां 5 भागों में विभाजित थी। पहला, उद्योग और व्यापार। अगला, नागरिक सुरक्षा, जनगणना, न्याय व्यवस्था, कर वसूली। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत केंद्रीय शासन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। राजा सर्वोच्च अधिकारी था। मंत्रिपरिषद राजा को सलाह देती थी। प्रशासन कई विभागों को विभाजित कर दिया था। अगला, गुप्तचरों की व्यवस्था थी। कर प्रणाली प्रभावी थी। अशोक के धम्म में क्या क्या बातें सम्मिलित थीं? अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता, सत्य और दया का पालन करना, माता पिता गुरुओं का सम्मान, प्राणियों पर दया। मौर्य साम्राज्य के बारे में मेगास्थनीज ने क्या लिखा है? मेगास्थनीज ने इंडिका में मौर्य साम्राज्य की विस्तृत जानकारी दी है। मौर्य साम्राज्य संगठित और मजबूत था। मौर्य साम्राज्य के विभिन्न वर्ग थे। नगरों की प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी थी। सैनिक और न्याय व्यवस्था मजबूत थी। न्याय प्रशासन मजबूत था। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। कमजोर उत्तराधिकारी, विशाल साम्राज्य, नियंत्रण कठिन हो। अगला, आर्थिक संकट, ब्राह्मणों और सैन्यों का विद्रोह। अगला क्वेश्चन, कलिंग युद्ध का अशोक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? कलिंग युद्ध में भारी जनहानि हुई जिससे अशोक ने अहिंसा और बौद्ध धर्म अपना लिया। ये 261 ईसा पूर्व में किया था, युद्ध हुआ था। अगला, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन क्यों कहा जाता है? समुद्रगुप्त की विजयशीलता और सैन्य कौशल के कारण B.A. स्मिथ ने उन्हें भारतीय नेपोलियन कहा था। गुप्तकालीन साहित्य प्रगति का विवरण दीजिए। पहला, कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा। अमर सिंह ने अमरकोश लिखा। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण, पहला, हुड़ों का आक्रमण, कमजोर प्रशासन, प्रांतीय विद्रोह। समुद्रगुप्त द्वारा विजित दक्षिणापथ के 4 राज्यों और उनके राजा, कांची, पल्लव राजा विष्णुकोप, वेंगी, सालंकायन राजा, कौशल, महेंद्र, अवंती, नाग। हुणों के आक्रमण का प्रभाव क्या था? पहला, हुण मध्य एशिया के खानाबदोश जनजाति थे। अगला, तोरमाड़ और
मिहिर कुल ने 5वीं से 6वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया? अगला, यशोधमन और गुप्त शासक नरसिंहगुप्त बलादित्य ने मिहिर कुल को हराया। इसका प्रभाव क्या क्या पड़ा? गुप्त साम्राज्य का पतन, हुणों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य कमजोर होकर समाप्त हो गया। अगला, आर्थिक संकट, व्यापार मार्ग बाधित हुआ और राजस्व घट गए। धार्मिक प्रभाव, बौद्ध मठों और केंद्रीय केंद्रों का विनाश हो गया। अगला, सामाजिक प्रभाव, विदेशी तत्व भारतीय समाज में मिल गए। अगला, राजनीतिक प्रभाव, छोटे राज्य का उदय हुआ और गुप्त काल का अंत हो गया। पहला क्वेश्चन है, चंदेलों की राजधानी क्या थी? खजुराहो और महोबा। अगला, परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? उपेंद्र या कृष्णराज। अगला क्वेश्चन, गढ़वालों का सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली शासक कौन था? ये था गोविंद चंद। अगला, जयचंद किस युद्ध में पराजित हुआ था? ये 1994 में चंदावर के युद्ध में। अगला, हर्षवर्धन को किस चालुक्य नरेश ने पराजित किया था? चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला, राष्ट्रकूट वंश के प्रथम शासकों के नाम लिखिए। प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। पहला, ध्रुव गोविंद तृतीय और अमोघवर्ष कृष्ण प्रथम। अगला क्वेश्चन, ऐहोल का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? यह बनवाया था चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला, चोल वंश के 4 प्रमुख शासकों के नाम। पहला हो जाएगा विजयालय, आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम। अगला, राजपूतों की उत्पत्ति संबंधित विवरण दीजिए। राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न मत प्रचलित हैं। प्रमुख रूप से पहला, अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत। पृथ्वी रारासों के अनुसार राजपूत की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। अगला, वैदिक उत्पत्ति। कुछ इतिहासकारों मानते हैं कि राजपूत वैदिक क्षत्रिय वंश से उत्पत्ति हुए। अगला, विदेशी जो थ्योरी है, कुछ इतिहासकारों का मत है कि राजपूत हूण, शक और आदि विदेशी जातियों से उत्पन्न हुए हैं। अगला क्वेश्चन, प्रमुख 4 राजपूत वंशों का वर्णन कीजिए। पहला हो जाएगा परिहार वंश। नागभट्ट प्रथम ने इस वंश की स्थापना की थी। अगला, चौहान वंश। पृथ्वीराज चौहान ने इस वंश के प्रमुख शासक थे। अगला, परमार वंश। इस वंश का प्रमुख शासक राजा भोज था। अगला, गढ़वाल वंश। इस वंश के प्रमुख शासक जयचंद थे। राजपूत कालीन साहित्य और कला के विकास का उल्लेख कीजिए। राजपूत काल में साहित्य और कला का विकास उच्च स्तर पर पहुंचा। संस्कृत और प्राकृतिक साहित्य समृद्ध हुआ। इस काल में साहित्य चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो, जयदेव की गीत गोविंद। कला में खजुराहो, दिलवाड़ा के मंदिर का निर्माण हुआ। जो दिलवाड़ा का मंदिर है और खजुराहो का मंदिर है, ये कला के क्षेत्र में काफ़ी उत्कृष्ट माना जाता है। अगला, राजपूत कालीन धार्मिक जीवन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इस काल में हिंदू धर्म के साथ साथ जैन और बौद्ध धर्म का भी प्रभाव था। अगला, मंदिर निर्माण, भक्ति आंदोलन, वैष्णव, शैव, शक्त संप्रदाय का विकास हुआ। तो इस टाइम में जो मेन धर्म थे, ये एक तो हिंदू धर्म था, दूसरा जैन धर्म प्रमुख था। ठीक, दक्षिण भारत में किन्हीं 2 राजवंशों का परिचय दीजिए। चोल वंश। राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम के नेतृत्व में चोलों ने महान साम्राज्य स्थापित किया। अगला, पल्लव वंश। महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन ने इसके प्रमुख शासक थे। पल्लव शासन व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। पल्लव की शासनिक व्यवस्था में राजा सर्वोच्च होता था। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को मजबूत किया और मंदिर निर्माण को बढ़ावा दिया। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। चोल
प्रशासन जो था उसके प्रमुख जो विशेषताएं, पहला केंद्रीय, प्रांतीय और ग्राम प्रशासन को त्रिस्तरीय व्यवस्था। अगला उर नगरम जैसी स्वायत्त संस्थाएं थी। कुशल जल प्रबंधन प्रणाली थी। अगला प्रमुख राजपूत वंशों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। परिहार, चौहान, परमार और सोलंकी राजवंश प्रमुख थे। इन्होंने उत्तर और पश्चिम भारत में शासन किया। राजपूत कालीन शासन व्यवस्था की विशेषताओं को निरूपित कीजिए। पहला राजतंत्रीय शासन प्रणाली थी। अगला सामंतवादी व्यवस्था का विकास हुआ। अगला न्याय और प्रशासन राजा और सामंतों के नियंत्रण में थे। राजपूत कालीन आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति की विवेचना कीजिए। इस काल में कृषि और व्यापार प्रमुख आर्थिक साधन थे। भूमि कर और अन्य कर प्रमुख आय के स्रोत थे। धर्म के नाम पर मंदिरों को भारी दान दिया जाता था। अगला राजपूत कालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त निरूपण कीजिए। इस काल में वीरता, शौर्य, साहित्य, कला और धर्म का समुचित विकास हुआ। महिलाओं की स्थिति समाज में सम्मानजनक थी। चालुक्य वंश का इतिहास लिखिए। चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया। वातापी चालुक्य, कल्याणी चालुक्य और वेंगी चालुक्य इसके प्रमुख शाखाएं थीं। अगला पल्लव की उत्पत्ति से संबंध में लिखिए। कला तथा साहित्य के क्षेत्र में उनका क्या योगदान था। पल्लव की उत्पत्ति को लेकर विवाद है। उन्होंने महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण कराया और संस्कृत साहित्य को संरक्षण दिया। चोल साम्राज्य की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। चोल साम्राज्य की प्रमुख उपलब्धियां, विशाल नौसेना का विकास, कुशल प्रशासन और सिंचाई व्यवस्था, विद्येश्वर मंदिर जैसे भव्य निर्माण। पहला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ था। इस्लाम धर्म का उदय 7वीं शताब्दी में अरब प्रायद्वीप में हुआ। पैगंबर मोहम्मद साहब ने इसे प्रचारित किया और 610 ईसा में उन्हें पहली बार अल्लाह का संदेश प्राप्त हुआ। अगला इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर कौन थे। इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे। उन्हें इस्लाम धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। अगला मोहम्मद साहब ने मक्का कब छोड़ा। मोहम्मद साहब ने मक्का कब छोड़ा। मोहम्मद साहब ने 622 में मक्का से मदीना हिजरत किया। इसी घटना को इस्लामी हिजरी संवत का आरंभ होता है। मोहम्मद बिन कासिम की सफलता का कारण बताइए। मोहम्मद बिन कासिम की सफलता के कारणों में उसकी रणनीतिक कुशलता, अरब सेना का संगठन, भारतीय राजाओं की आपसी फूट और स्थानीय जनता की असंतोषजनक स्थिति शामिल थी। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण 101 में किया था। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। गुलाम वंश के प्रमुख शासकों के नाम बताएं। गुलाम वंश के प्रमुख शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन थे। खिलजी वंश का पहला शासक कौन था। खिलजी वंश का पहला शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। फिरदौसी सिलसिला क्या है। फिरदौसी सिलसिला सूफी संप्रदाय की एक शाखा थी जो प्रेम, भक्ति और ईश्वर की निकटता पर बल देती थी। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम बताइए। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में रामानंद, कबीर, गुरु नानक, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, तुलसीदास आदि शामिल थे। बहमनी साम्राज्य के पतन का कारण बताएं। बहमनी साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण कमजोर प्रशासन, आपसी संघर्ष,
शक्तिशाली सामंतों का बढ़ता प्रभाव, मुगल और विजयनगर साम्राज्य के से संघर्ष। अगला, विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बताइए। विजयनगर साम्राज्य का पतन 1565 में तालीकोटा के युद्ध के बाद हुआ। इसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने इसे पराजित किया। भारत में इस्लाम धर्म के उदय में मोहम्मद बिन कासिम की भूमिका स्पष्ट की थी। मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 में सिंध पर आक्रमण किया और इसे अपने नियंत्रण में किया। इस घटना ने से भारत में इस्लाम धर्म के प्रचार की नींव पड़ी। मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी के द्वारा किए गए आक्रमणों का क्या राजनीतिक प्रभाव पड़ा। मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी के आक्रमणों को भारत में तुर्क शासन की स्थापना हुई, जिससे दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। अगला, सल्तनत काल के पतन के किन कारणों की भूमिका क्या थी। सल्तनत काल में पतन के कारण बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक की गलत नीतियों ने सल्तनत काल की पतन में योगदान दिया। अगला, दिल्ली सल्तनत के पतन में फिरोज कितना उत्तरदायी था। फिरोज शाह तुगलक की कमज़ोर नीतियाँ, सामंतों को अधिक स्वायत्तता देने और प्रशासनिक अक्षमता के कारण सल्तनत कमज़ोर हो गई। अगला, सल्तनतकालीन सभ्यता और संस्कृति की विवेचना करें। सल्तनत काल में भारतीय और इस्लामिक संस्कृति का समावेश हुआ। वास्तुकला, साहित्य, संगीत और कला में महत्वपूर्ण विकास हुआ। सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन कीजिए। सल्तनत काल में सुल्तान सर्वोच्च शासक था, वजीर प्रशासनिक प्रमुख होता था और न्याय प्रणाली इस्लामी कानून पर आधारित थे। सल्तनत काल में हुए मंगोल आक्रमण के प्रभाव को चर्चा करें। मंगोल आक्रमणों ने दिल्ली सल्तनत की रक्षा प्रणाली को कमज़ोर किया, जिससे सैन्य सुधार और किलों की मजबूती की आवश्यकता पड़ी। अगला, सल्तनत काल में के पतन में कौन से कारण उत्तरदायी थे। कमज़ोर शासन, प्रशासनिक अक्षमता, लगातार युद्ध, सामंती विद्रोह और बाहरी आक्रमण सल्तनत काल के पतन के प्रमुख कारण थे। सूफी संप्रदाय किस संप्रदाय का अंश है। सूफी संप्रदाय इस्लाम धर्म की एक रहस्यमय शाखा है। भारत में सूफी मत के प्रमुख सिद्धांतों पर प्रकाश डालें। सूफी मत में प्रेम, सहिष्णुता, अल्लाह के प्रति भक्ति और आध्यात्मिक साधन पर बल दिया। सूफी संतों का जीवन कैसा था। सूफी संत सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे और मानवता की सेवा पर जोर देते थे। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की। विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। हरिहर की मृत्यु के बाद विजयनगर का शासक कौन बना। हरिहर की मृत्यु के बाद उसका भाई बुक्का विजयनगर साम्राज्य का शासक बना। बहमनी में कुल कितने शासकों ने राज्य किया। बहमनी में कुल 18 शासकों ने राज्य किया। बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी। बहमनी राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी, जिसे बाद में बीदर कर दिया गया। इस्लाम धर्म के प्रमुख सिद्धांत। इस्लाम धर्म के प्रमुख सिद्धांत, पहला इसादा, जैसे ईमान, अल्लाह की एकता और मोहम्मद को अंतिम पैगंबर मानना। अगला, सालात, नमाज, दिन में 5 बार प्रार्थना। अगला, ज़कात, गरीबों की सहायता के लिए आय का एक भाग दान करना। अगला, रोज़ा, रमज़ान के महीने में उपवास रखना। अगला, हज, जीवन में एक बार मक्का की यात्रा करना। महमूद गजनवी के आक्रमण का संक्षिप्त विवरण दीजिए। महमूद गजनवी 771 से 1030 ने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसका मुख्य उद्देश्य लूटपाट, इस्लाम धर्म का प्रचार था। 1025 में उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। इसके आक्रमण से भारत में तुर्क शासन की नींव पड़ी। भारत में अरबों व तुर्कों के आक्रमण के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। प्रभाव देख लेते। राजनीतिक प्रभाव, भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई। अगला, सांस्कृतिक प्रभाव, इस्लामी कला
स्थापत्य परंपराओं का प्रचार हुआ। अगला आर्थिक प्रभाव, मंदिरों, राज्यों, संपत्ति लूटी गई। अगला धार्मिक, इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ। हिंदू मुस्लिम संबंधों में बदलाव हुआ। अगला जलालुद्दीन खिलजी का संक्षिप्त विवरण दीजिए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 में खिलजी वंश का पहला शासक था। वो एक उदार शासक था, लेकिन उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने उसे धोखे से मारकर सत्ता हथिया ली। सल्तनत काल की उपलब्धियां बताइए। प्रशासन, मजबूत प्रशासन व्यवस्था, इक्का प्रणाली विकसित हुई। अगला वास्तुकला, कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा जैसे स्मारक बने। अगला साहित्य, फारसी भाषा और सूफी साहित्य को बढ़ावा मिला। अगला व्यापार, दिल्ली के एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना। दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण, कमजोर शासक, अंतिम शासन कमजोर और अनुभवहीन थे। अगला आंतरिक संघर्ष, सल्तनत में निरंतर विद्रोह होते रहे। अगला बाहरी आक्रमण, 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया। अगला आर्थिक कमजोरी, लगातार युद्धों के कारण वित्तीय संकट पैदा हुआ। भारत में इस्लामिक प्रमुख सूफी सिलसिलों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। चिश्ती सिलसिला, ख्वाजा मोहम्मदुद्दीन चिश्ती ने प्रेम से सहुरा भक्ति पर जोर दिया। सहरावर्दी सिलसिला, यह थोड़े कठोर अनुशासन पर आधारित था। नक्शबंदी सिलसिला, यह इस्लामिक कानून शरीयत का पालन करता था। अगला भक्ति आंदोलन की विशेषताएं, यह सभी के लिए समानता, जात पात का विद्रोह किया। अगला एकेश्वरवाद, ईश्वर के प्रेम और भक्ति पाने पर जोर दिया। अगला भाषा, संस्कृत के बजाय लोक भाषाओं हिंदी, मराठी, बंगाली में प्रचार। अगला सामाजिक सुधार, मूर्ति पूजा और अंधविश्वासों का विरोध किया। बहमनी साम्राज्य का पतन बताइए। बहमनी साम्राज्य 1347 से 1527 आपसी संघर्ष, कमजोर शासन और विजयनगर साम्राज्य से युद्ध का कारण बिखर गया। अंततः यह 1527 में 5 छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। विजयनगर की शासन व्यवस्था का संक्षिप्त विवरण दीजिए। प्रमुख राजा शक्तिशाली था और उसे देवता के रूप माना जाता है। अगला प्रशासनिक विभाग, मंत्रियों की सहायता से शासन किया जाता है। अगला सेना, विशाल सेना थी जिसे घुड़सवार, हाथी दल और पैदल सेना शामिल थे। राजस्व, भूमिकर प्रमुख आय का स्रोत था। अगला भक्ति आंदोलन के प्रमुख उदय में प्रमुख संतों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। पहला रामानुजाचार्य भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताया। अगला कबीर हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया। अगला गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक, एक ईश्वर की उपासना पर जोर दिया। अगला मीराबाई की भक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। भक्ति आंदोलन के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करें। पहला जाति प्रथा का विरोध। अगला एकेश्वरवाद को अपनाने पर जोर। अगला भाषाई सरलता, धार्मिक शिक्षाओं को लोक भाषाओं में प्रस्तुत किया। अगला सामाजिक समरसता, हिंदू मुस्लिम के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया। बहमनी राज्य का पतन होने पर यह किन किन छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। बहमनी राज्य के पतन होने पर 5 छोटे छोटे राज्यों में बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार, बीदर। विजयनगर की शासन व्यवस्था का उल्लेख करें। राजा सर्वोच्च शासक था। 4 प्रांतों में विभाजित, प्रत्येक प्रांत के प्रमुख को नायक कहा जाता था। स्थानीय प्रशासन, गांवों का प्रशासन ग्राम सभाओं द्वारा किया जाता था। व्यापार, कर प्रणाली, व्यापार उन्नत था और भूमि से राज्य की आय होती थी। अगला तालीकोटा के युद्ध का क्या परिणाम हुआ। तालीकोटा का युद्ध 1565 में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी उत्तराधिकारियों राज्यों के बीच हुआ। इस युद्ध में विजयनगर की हार हुई, जिससे इसका पतन हो गया और इसे भारी नुकसान हुआ। चंद्र दिवस से आप क्या समझते हैं। चंद्र दिवस वो समय अवधि होती है जिसमें चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्र पूरा करता है। ये लगभग 29.9 दिनों का होता है। इसे साइडेरियल और सिनॉडिक मास के आधार पर भी मापा जाता है।
अगला क्वेश्चन, शुक्ल पक्ष से आप क्या तात्पर्य है? शुक्ल पक्ष वो अवधि होती है जिसमें चंद्रमा का प्रकाशमान भाग दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। यह अमावस्या से पूर्णिमा तक की अवधि होती है। एपोजी किसे कहते हैं? जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के सबसे अधिक दूर होता है तो उसे एपोजी कहा जाता है। इस स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी से लगभग कितना होता है? 4,05,500 किलोमीटर दूर होता है। महासागरीय जल में कितने प्रकार की धाराएं पाई जाती हैं? महासागरीय जल में मुख्य रूप से 2 प्रकार की धाराएं पाई जाती हैं। पहला गर्म जल धाराएं, दूसरी ठंडी जल धाराएं। इनका जो प्रभाव होता है पृथ्वी के तापमान और वायुमंडल परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अग्नीय चट्टान की किन्हीं 2 विशेषताएं बताइए। तो इनकी 2 विशेषताएं हो जाती हैं। पहली, अग्नीय चट्टानें जो होती हैं ठोस और कठोर होती हैं। अगला, इनमें क्रिस्टलीय संरचना पाई जाती है क्योंकि ये पिघली हुई मैग्मा से निर्मित होती हैं। अगला, चंद्रमा के प्रकाशित क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि का समय क्या कहलाता है? चंद्रमा का प्रकाशित क्षेत्र दिन पर दिन बढ़ता है तो इसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। यह अमावस्या से पूर्णिमा तक की अवधि होती है। अगला, चंद्रमा किससे प्रकाशित होता है? चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं होता बल्कि यह सूर्य के प्रकाश से परावर्तित करता है, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है जिससे पृथ्वी से चमकता हुआ दिखाई देता है। अगला, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल आधा भाग दिखता है, क्यों? चंद्रमा की धुरी अपनी धुरी पर घूमने और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा की गति समान होने के कारण पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। इसे समकालिक घूर्णन कहा जाता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में अंतर स्पष्ट कीजिए। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंचता। यह अमावस्या के दिन होता है। अगला, चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाती है जिससे पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। यह पूर्णिमा के दिन होता है। पृथ्वी के विभिन्न परिमंडलों के नाम लिखिए। पृथ्वी के मुख्य रूप से 4 परिमंडल में विभाजित किया है: स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैवमंडल। एशिया महाद्वीप को घेरे हुए महासागरों के नाम लिखिए। एशिया महाद्वीप को निम्नलिखित महासागर घेरे हुए हैं। पहला, उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर से जुड़ा भूमध्य भाग। आग्नेय चट्टान की प्रमुख विशेषताएं लिखें। ये चट्टानें पृथ्वी के अंदर की पिघली हुई मैग्मा के ठंडा होकर जमने से बनती है। इसमें खनिजों का संतुलन होता है। ये बहुत कठोर होती है। ये सबसे पुरानी चट्टानों में से एक है। अगला, अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? अवसादी चट्टानें जल, वायु और हिमनदी द्वारा लाई गई मिट्टी, रेत और अन्य पदार्थों के संचय होने और दबाव से कठोर बनने से बनती है। ये परतदार होती हैं। इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतों के नाम लिखिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की मुख्यतः 3 परतें होती हैं। 3 परतों में विभाजित के पहला हो जाएगा आपका क्रस्ट, भूपृष्ठ या मेंटल या कोर, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। ये कोर को 2 भागों में बांटा गया है। चंद्रमा की विशिष्ट गतियों का वर्णन कीजिए। चंद्रमा की 3 प्रमुख प्रकार की गति होती है। पहला, परिक्रमण। चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमता है जिसे एक घूर्णन कहते हैं। यह पूरा करने में लगभग 27.3 दिन लगते हैं। परिभ्रमण। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है जिसे पूरा करने में 27.3 दिन लगते हैं। अगला,
समानुपातिगत चंद्रमा की परिक्रमा और परिभ्रमण की अवधि समान होती है, जिसके कारण हम पृथ्वी से चंद्रमा को केवल एक ही भाग देख पाते हैं। चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण का क्या महत्व? चंद्र ग्रहणों को वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों आधार का महत्व होता है। वैज्ञानिक आधार क्या क्या है? सूर्य ग्रहण से सूर्य के बाहरी वायुमंडल का अध्ययन किया जा सकता है। चंद्र ग्रहण से पृथ्वी के वायुमंडल के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है। इसका धार्मिक प्रभाव देख लेते हैं। धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व। कई संस्कृतियों में ग्रहण है को शुभ और अशुभ माना जाता है। विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय विशेष पूजा पाठ किए जाते हैं। जलमंडल तथा जैवमंडल के अंतर संबंध को व्यक्त कीजिए। जलमंडल पृथ्वी पर मौजूद जल स्रोतों से संदर्भित करता है, जबकि जैवमंडल जीवों को प्राकृतिक वातावरण है। जलमंडल और जैवमंडल का गहरा संबंध है, क्योंकि सभी जीव के लिए जल आवश्यक है। अगला, जलमंडल में परिवर्तन जैसे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन जैवमंडल को प्रभावित करता है। अगला, समुद्र जीव जलमंडल पर निर्भर होते हैं, जबकि जलचरों और स्थलीय जीवों पर भी स्थलीय जीवों की भी जल पर निर्भरता होती है। कोर से आप क्या समझते हैं? जो पृथ्वी का कोर या कोर, उसका सबसे भीतरी भाग होता है, जो मुख्य रूप से लोहे और निकिल का बना होता है। यह दो भागों में विभाजित किया जाता है, बाहरी कोर, आउटर कोर, आंतरिक कोर या इनर कोर। जो बाहरी कोर होता है तरल रूप में होता है और जो आंतरिक कोर ठोस रूप में होता है। आग्नेय चट्टान से आप क्या समझते हैं? आग्नेय चट्टान से आप क्या? आग्नेय चट्टान वह चट्टानें होती हैं जो लावा व मैग्मा के ठंडा होने और ठोस बनने से बनती है। इनके दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, अंतः स्फोटक चट्टानें जैसे ग्रेनाइट हो गया, जो धरती के अंदर बनती है। अगला, बाह्य स्फोटक चट्टानें, ये जैसे बेसाल्ट हो गया, जो ज्वालामुखी विस्फोट से बनती है। रूपांतरित अथवा कायांतिक चट्टान किसे कहते हैं? रूपांतरित या कायांतिक चट्टानें वे चट्टानें होती हैं जो उच्च दबाव, तापमान या दोनों के कारण अपने मूल रूप को बदल लेती हैं। उदाहरण जैसे चूना पत्थर, संगमरमर हो गया, स्लेट हो गई। पहला क्वेश्चन है, भ्रंशन से आप क्या समझते हैं? भ्रंशन वो भूगर्भीय प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की परतों में तनाव के कारण चट्टानों में दरारें उत्पन्न होती, जिससे चट्टानें विस्थापित होती हैं। ये प्रक्रिया भूकंप और पर्वत निर्माण का कारण बन सकती है। सममित सरल वलन को परिभाषित कीजिए। सममित सरल वलन वह वलन है जिसमें चट्टानों की परतें समान रूप से मुड़ी होती हैं और दोनों ओर के पंख समान आकार और कोण के होते हैं। इसमें अक्ष समतल और सीधा और लंबवत होता है। ज्वालामुखी के उद्गार से बनने वाली स्थलाकृत के नाम लिखिए। ज्वालामुखी के बनने वाली स्थलाकृत निम्नलिखित हैं। पहला, ज्वालामुखी शंकु, लावा और राख के जमने से निर्मित शंक्वाकार पहाड़। अगला, लावा पठार, दराजों से बहने वाले लावा के विस्तृत जमाव से बने समतल क्षेत्र। काल्डेरा, ज्वालामुखी के शिखर के धंसने से बना गोलाकार गर्त। अगला क्वेश्चन, भूकंपीय तरंगों के नाम लिखिए। भूकंपीय तरंगें तीन प्रकार की होती हैं। पहला, पी तरंगे, प्राथमिक तरंगे, ये सबसे तेज गति से चलती हैं और ठोस, द्रव, गैस सभी माध्यमों से गुजरती हैं। अगला, एस तरंगे, द्वितीय तरंगे, इनकी गति पी तरंगों से कम होती है और ये केवल ठोस माध्यम से ही गुजरती हैं। अगला, सतही तरंगे, ये पृथ्वी की सतह के निकट चलती हैं और सबसे धीमी होती है, लेकिन अधिक विनाशकारी प्रभाव डालती हैं। भूकंप की तीव्रता का आकलन किस यंत्र से किया जाता है? भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल द्वारा किया जाता है, जबकि भूकंपीय तरंगों का आकलन सिस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है।
नदी विसर्प से आप क्या समझते हैं? नदी विसर्प नदी के मार्ग में आने वाले वक्राकार मोड़ों से को कहते हैं, जो नदी के अपादन और निक्षेपण क्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। गाज व कैनियन में क्या अंतर है? गाज और कैनियन दोनों ही गहरी घाटियां हैं, लेकिन अंतर उनके आकार और निर्माण में। गाज जो होता है ये सकरी और गहरी घाटियां जिनके दीवारें खड़ी होती हैं, और कैनियन ये विस्तृत और गहरी घाटियां हैं जिनकी दीवारें अपेक्षाकृत कम खड़ी होती हैं। बालुका स्तूप का निर्माण कैसे होता है बताइए? जो बालुका स्तूप है हवा द्वारा रेत के कणों के स्थानांतरण और जमाव से बनते हैं। जब हवा की गति कम होती है तो रेत के कण एक स्थान पर जमा होकर स्तूप का निर्माण करते हैं। अपक्षय की परिभाषा देते हुए उनके प्रकारों को समझाइए। अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विघटन या टूटना होता है। इसके प्रकार हैं भौतिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय तापमान, जल, बर्फ आदि के प्रभाव से चट्टानों का टूटना। अगला रासायनिक अपक्षय, जल और वायुमंडल गैसों के साथ रासायनिक प्रतिक्रियाओं से चट्टानों का टूटना। अगला जैविक अपक्षय, जीवों की गतिविधियों से चट्टानों का टूटना या विघटन। अपरदन के प्रमुख कारकों द्वारा बनने वाली प्रमुख भू आकृतियों का वर्णन कीजिए। अपरदन के कारण प्रमुख कारण और उनके बनने वाली भू आकृतियाँ निम्नलिखित हैं। पहला नदी अपरदन, बी आकार की घाटियाँ, जलप्रपात और डेल्टा। अगला हो जाएगा हिमनद अपरदन, इसमें यू आकार की घाटियाँ, सर्क और मोरेन बनते हैं। अगला पवन अपरदन, मशरूम शिला, बालुका स्तूप बनते हैं इसके द्वारा। समुद्री अपरदन, समुद्री मेहराब या समुद्री चट्टानें इसके द्वारा बनती हैं। ज्वालामुखी का क्या अर्थ है? ये कितने प्रकार की होते हैं? ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर वो स्थान है जहाँ से पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर निकलते हैं। यह प्रक्रिया पृथ्वी की ऊपरी परत में दरार या मुख के माध्यम से होती है। ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी, जो वर्तमान में सक्रिय है या हाल ही में फटे हैं, उदाहरण के लिए माउंट एटना या इटली। अगला सुप्त ज्वालामुखी, जो लंबे समय से नहीं फटे हैं लेकिन भविष्य में फट सकते हैं, उदाहरण माउंट फूजी। अगला मृत ज्वालामुखी, जो अब सक्रिय नहीं और भविष्य में फटने की संभावना नहीं है, उदाहरण एडम्स पीक। अगला भूकंपों के वैश्विक वितरण बताइए। भूकंप पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गतिविधियों के कारण होते और उनका वितरण निम्नलिखित है। पहला परिप्रशांत भूकंपीय पीटी, ये क्षेत्र प्रशांत महासागर के किनारे स्थित है जहाँ विश्व की लगभग 81% बड़े भूकंप आते हैं। ये क्षेत्र विवर्तनिक प्लेटों की सीमाओं पर स्थित है जहाँ समुद्र क्रस्ट की प्लेटें दूसरी प्लेटों के नीचे जा रही हैं। अगला मध्य सागरीय पर्वतमाला, अटलांटिक महासागर के मध्य में स्थित ये क्षेत्र भी भूकंपीय गतिविधियों के लिए जाना जाता है। अगला हिमालय क्षेत्र, भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराव के कारण ये क्षेत्र भी भूकंप प्रभावित है। अगला अपक्षय से क्या तात्पर्य, कितने प्रकार के होते हैं? अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विघटन या टूटना होता है। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला भौतिक अपक्षय, तापमान, बर्फ, जल आदि के प्रभाव के कारण टूटना, चट्टानों का टूटना। अगला रासायनिक अपक्षय, जल और वायुमंडल गैसों के साथ रासायनिक प्रक्रियाओं से चट्टानों का विघटन। अगला जैविक अपक्षय, जीवों की गतिविधियों से चट्टानों का टूटना या विघटन। अगला हिमनद या हिमानी से आप क्या समझते हैं? हिमनद या हिमानी स्थानीय रूप से जमी हुई बर्फ की विशाल शाखाएं होती हैं जो धीरे धीरे पर्वतीय ढलानों या ध्रुवीय क्षेत्रों में नीचे की ओर गति करती हैं। ये पृथ्वी की सतह के आकार को बदलने
में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि ये अपने मार्ग में चट्टानों को काटती और स्थानांतरित करती हैं। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल की परतों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है? वायुमंडल की परतों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्षोभ मंडल, अगला समताप मंडल, अगला मध्य मंडल, अगला आयन मंडल या बहिर्मंडल। अगला क्वेश्चन, तापमान को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारक के नाम बताइए। 2 कारक, मुख्य कारक कौन से? पहला अक्षांश, सूर्य के किरणों के गिरने से कोण के आधार पर तापमान प्रभावित होता है। अगला ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होता जाता है। अगला, वायुमंडल की आर्द्रता कितने प्रकार की होती है? नाम बताइए। वायुमंडल की आर्द्रता 3 प्रकार की होती हैं। सापेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता। अगला, कॉरियोलिस बल या कॉरियोलिस प्रभाव से आप क्या समझते हैं? कॉरियोलिस बल वह बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनों और महासागरीय धाराओं की दिशा को मोड़ देता है। उत्तरी गोलार्ध में ये दाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाएं मोड़ता है। अगला क्वेश्चन, चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? चक्रवात मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जैसे हुदहुद, फौनी, तितली, या फिर शीत कटिबंधीय चक्रवात, जैसे जो मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं। क्षोभ मंडल का संक्षिप्त परिचय दीजिए। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसमें जलवायु परिवर्तन, वर्षा, तूफान तथा बादल बनने जैसी घटनाएं होती है। इसकी मोटाई विषुवत रेखा पर 16 से 18 किमी और ध्रुवों पर 8 से 10 किमी तक होती है। संघनन से आप क्या समझते हैं? तापमान व सूर्यताप में क्या अंतर है? संघनन वो प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल जलवाष्प ठंडा होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाते हैं। यह कोहरे, बादलों और ओस के रूप में देखा जाता है। तापमान या सूर्यताप में अंतर, तापमान किसी स्थान की गर्मी या ठंडक की माप है, जबकि सूर्यताप सूर्य से आने वाली ऊष्मा ऊर्जा होती है। ओजोन गैस हमारे लिए क्या महत्व है? ओजोन गैस हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। यह समताप में पाई जाती है और त्वचा कैंसर व अन्य विकिरण प्रभाव से हमारी रक्षा करती है। वायुदाब से आप क्या समझते हैं? प्रमुख वायुदाब पेटियों का वर्णन कीजिए। वायुदाब किसी स्थान के ऊपर स्थित वायुमंडल के भार को दर्शाता है। प्रमुख पेटियाँ: उच्च वायुदाब पेटी ध्रुवीय क्षेत्रों में, निम्न वायुदाब पेटी विषुवत क्षेत्र में, ठीक, निम्न वायुदाब पेटी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। अगला, निम्न वायुदाब पेटी उपध्रुवीय क्षेत्रों में। वायुमंडल के संगठन, इसकी संरचना को समझाइए। वायुमंडल के संगठन: नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन आदि 1%। वायुमंडल की संरचना: वायुमंडल की 5 परतें हैं। पहला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या बहिर्मंडल। स्थलीय तथा सागरीय समीर में क्या अंतर है? स्थलीय समीर दिन के समय समुद्र की अपेक्षा स्थल गर्म हो जाता है, जिससे पवन समुद्र से स्थल की ओर बहती है। अगला, सागरीय समीर रात के समय स्थल ठंडा हो जाता है, जिससे पवन स्थल के समुद्री की ओर बहती है। अगला, कोरियोलिस
कोरियोलिस बल से आप क्या समझते हैं? कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण बनने वाली एक काल्पनिक बल है जो हवा और सागरीय धाराओं को मोड़ या घुमा देता है। यह उत्तरी गोलार्ध में दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं दिशा में मोड़ता है। वायुमंडल में तापमान की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। वायुमंडल में तापमान की विभिन्न अवस्थाएं। पहला, न्यूनतम तापमान, किसी स्थान पर दिन भर में दर्ज किया गया सबसे कम तापमान। दूसरा, अधिकतम तापमान, दिन भर में दर्ज किया गया सबसे अधिक तापमान। औसत तापमान, अधिकतम न्यूनतम तापमान का औसत। तापमान अनुपात, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान की गिरावट। पवन की एक परिभाषा देते हुए उनके प्रकार का वर्णन कीजिए। पृथ्वी की सतह पर वायुदाब में अंतर के कारण वायु के एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह को पवन कहते हैं। प्रकार इसके स्थानीय पवन है जैसे व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन। मौसमी पवन जैसे मानसूनी हवाएं। स्थानीय पवन जैसे लू हो गया, फान हो गए, चिनूक हो गया। अगला, अस्थायी पवन जैसे चक्रवात, प्रतिचक्रवात। अगला, प्रतिचक्रवात से आप क्या समझते हैं? प्रतिचक्रवात एक उच्च वायुदाबीय क्षेत्र है जहां हवा चारों दिशाओं में बाहर और प्रवाहित होती है। इससे सामान्य मौसम शुष्क और शांत रहता है। अगला, चक्रवातों का नामकरण किस प्रकार किया जाता है? चक्रवातों का नामकरण विश्व मौसम संगठन और क्षेत्रीय मौसम विभाग द्वारा किया जाता है। प्रत्येक देश द्वारा प्रस्तावित नामों की सूची से बारी बारी से नाम दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए अम्फान, यास या ताउते। महासागरीय धाराओं का तटीय क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जलवायु का प्रभाव। जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? गर्म धाराएं सटीक क्षेत्रों को गर्म और ठंडी धाराएं ठंडा करती हैं। मत्स्य उद्योग, ठंडी धाराओं के कारण समुद्र में पोषक तत्व बढ़ते हैं जिससे मछली पकड़ने के उद्योग बढ़ावा मिलता है। अगला, वर्षा पर प्रभाव। गर्म धाराएं तटीय क्षेत्रों में अधिक नमी लाती है और वर्षा कराती है। अगला, चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात में अंतर। चक्रवात, प्रतिचक्रवात। चक्रवात निम्न वायुदाब क्षेत्र में होता है जबकि प्रतिचक्रवात उच्च वायुदाब क्षेत्र में होता है। चक्रवात में हवा केंद्र की ओर बहती है और प्रतिचक्रवात में हवा बाहर की ओर फैलती है। चक्रवात में भारी वर्षा और तेज हवाएं होती हैं जबकि प्रतिचक्रवात में मौसम सामान्य और शुष्क रहता है। अगला, स्थानीय पवनों को उदाहरण देते हुए बताइए। वह पवनें जो किसी विशेष क्षेत्र में सीमित रूप से प्रवाहित होती हैं उन्हें स्थानीय पवन कहते हैं। उदाहरण के लिए लू हो गया, भारत में गर्मी में चलने वाली हवा। अगला, चिनूक, उत्तरी अमेरिका में बर्फ पिघलाने वाली गर्म हवा। अगला, फॉन, यूरोप में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा। अगला, पवन कितने प्रकार बांटा जा सकता है? पवनों को कितने प्रकार में बांटा? पवन को मुख्य रूप से 4 प्रकार में बांटा जा सकता है। अस्थायी पवनें, मौसमी पवनें, स्थानीय पवनें या अस्थायी पवनें। अगला, पवन की दिशा और गति को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? पवन की दिशा और गति को निम्नलिखित कारक द्वारा प्रभावित करते हैं। वायुदाब प्रवणता, कोरियोलिस प्रभाव, घर्षण बल, स्थानीय परिस्थितियाँ। ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं? ज्वार भाटा समुद्र के जल का नियमित रूप से ऊपर उठना और नीचे गिरना भाटा जो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। मानव जीवन में ज्वार भाटे का क्या महत्व है? पहला हो जाएगा आपका
जो परिवहन होता है नावों का, नौ परिवहन। ज्वार से बंदरगाहों में बड़े जहाज़ों का संचालन आसान होता है। ऊर्जा उत्पादन, ज्वारीय ऊर्जा से बिजली उत्पन्न की जाती है। मत्स्य पालन मत्स्यों की आवाजाही पर प्रभाव डालता है। लहरें तथा ज्वार भाटा में क्या अंतर है? लहरें, ज्वार भाटा। लहरें पवन के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं, जबकि ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से उत्पन्न होता है। लहरें होती हैं लगातार चलती रहती, जबकि ज्वार भाटा निश्चित अंतराल पर घटित होते हैं। गर्म तथा ठंडी जलधारा से आप क्या समझते हैं? गर्म जलधारा, ये धारणाएं गर्म जल की ओर, ये जो धाराएं होती है गर्म जल को ध्रुवों की ओर ले जाती हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम। ठंडी जलधारा, ये धाराएं ठंडे जल को विषुवत रेखा की ओर ले जाती हैं, जैसे कनारी धारा। महासागरीय धाराओं को बताते हुए उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। महासागरीय धाराएं समुद्र में जल के प्रवाह को दर्शाती हैं। इनका महत्व इस प्रकार है। पहला, जलवायु पर प्रभाव। गर्म तथा और ठंडी धाराएं तटीय जलवायु को प्रभावित करती हैं। मत्स्य उद्योग, ठंडी धाराओं से पोषक तत्व ऊपर आते हैं, जिससे मछलियाँ अधिक पाई जाती हैं। अगला, नौ परिवहन, जलधाराएं समुद्र के मार्गों को सुगम बनाती हैं। समुद्र की प्रमुख गतियाँ कौन सी है? परिचय दीजिए। समुद्र की गतियाँ 3 प्रकार की होती। पहले, लहरें, पवन के प्रभाव से जल की सतह पर उत्पन्न हलचल। अगला, ज्वार भाटा, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से समुद्र का उठना गिरना। अगला, महासागरीय धाराएं, समुद्र में जल का दीर्घकालिक प्रभाव जो गर्म या ठंडी हो सकता है। संविधान के मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? संविधान के मूल अधिकारों की संख्या 6 है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किन्हीं 2 विशेषताएं बताइए। पहली विशेषता हो जाएगी, ये नागरिकों के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। अगला, ये राज्य सरकार को लोकहित में नीतियां बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। अगला, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का ये आपका समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला, भारतीय संविधान की किन्हीं 2 विशेषताएं बताइए। पहली, ये लिखित है और विस्तृत संविधान है। अगला, ये संघात्मक है लेकिन एकात्मक प्रवृत्ति वाला संविधान है। अगला, भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त हैं? भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त हैं। अगला, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा मूल अधिकार प्रदान किया गया? मूल अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया। समानता के अधिकार से क्या तात्पर्य है? समानता के अधिकार हर नागरिकों को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करता है। अगला, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख का क्या अर्थ है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है कि यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है तो उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों का वास्तविक उद्देश्य क्या है? नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। उपभोक्ता का क्या अर्थ है? उपभोक्ता वो व्यक्ति होता है जो वस्तुओं या सेवाओं का उपयोग स्वयं के लिए करता है, इसके लिए भुगतान करता है। उपभोक्ता शोषण से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ता शोषण का अर्थ है उपभोक्ताओं को गलत, त्रुटिपूर्ण या निम्न गुणवत्ता की वस्तुएं बेचना या कीमत वसूलना। उपभोक्ता अपनी शिकायत कहाँ कर सकते हैं? उपभोक्ता अपनी शिकायत उपभोक्ता फोरम, जिला, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज करा सकते हैं।
संविधान के गठन की भूमिका स्पष्ट कीजिए। संविधान के गठन की भूमिका निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट की जा सकती है। पहला, भारतीय संविधान संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र की नींव पर आधारित है। ये देश के नागरिकों को मूल अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान कराता है। संविधान देश के शासन को संवैधानिक रूपरेखा प्रदान करता है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता, ये लिखित है और विस्तृत है। ये संघात्मक और एकात्मक दोनों विशेषताएं रखता है। अगला, इसमें मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों का समावेश है। ये लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है। नागरिकता संबंधी संवैधानिक प्रावधानों को व्यक्त कीजिए। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि पहला, नागरिक जन्म, वंश पंजीकरण, प्राकृतिककरण या क्षेत्रीय एकीकरण द्वारा प्राप्त की जा सकती है जो नागरिकता है। ठीक, संसद को नागरिकता संबंधी नियम बनाने का अधिकार है, वो उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। मूल अधिकारों का निलंबन किस प्रकार किया जा सकता है? संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान राष्ट्रपति द्वारा मूल अधिकार का निलंबन किया जा सकता है। अगला, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त है? सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। पहला, दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। अगला, किसी भी सरकारी विभाग में सूचना मांगने का अधिकार। अगला, यदि सूचना देने से मना किया जाए तो अपील करने का अधिकार। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन कीजिए। नीति निर्देशक तत्व संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं, जो सरकार को सामाजिक आर्थिक कल्याण की दिशा में कार्य करने के लिए निर्देशित करते हैं। इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना है। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों और मूल्यों का वर्णन किया गया है। हम भारत के लोग से शुरू होती है और भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। भारतीय संविधान के 4 स्रोत लिखिए। भारतीय संविधान निर्माण के निम्नलिखित स्रोत। पहला, ब्रिटिश संविधान, संसदीय प्रणाली और कानून निर्माण प्रक्रिया। अगला, अमेरिकी संविधान, मौलिक अधिकारों और न्यायिक समीक्षा। अगला, आयरलैंड का संविधान, नीति निर्देशक तत्व। अगला, कनाडा का संविधान, संघीय शासन प्रणाली। लोकतंत्रात्मक गणराज्य से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ है, पहला, लोकतंत्रात्मक का मतलब जहां जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। गणराज्य जहां राष्ट्राध्यक्ष वंशानुक्रत न होकर जनता द्वारा चुना जाता है। नागरिकता का अर्थ एवं महत्व बताइए। नागरिकता का अर्थ है किसी व्यक्ति का किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा होना। अगला, पहला पॉइंट, यह व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य प्रदान करता है। अगला पॉइंट, नागरिकों से व्यक्ति को मतदान, सरकारी सेवाएं और सुरक्षा का अधिकार मिलता है। नागरिकता प्राप्ति के संवैधानिक उपबंध क्या है? भारतीय संविधान में नागरिकता प्राप्ति के निम्नलिखित प्रावधान है। पहला, जन्म से नागरिकता मिल सकती है, वंशानुक्रम से नागरिकता मिल सकती है, पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता प्राप्त, क्षेत्रीय एकीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। एकल नागरिकता से क्या तात्पर्य है? भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जिसका अर्थ है कि देश के सभी नागरिक केवल भारतीय नागरिक होते हैं, उन्हें राज्य स्तर पर अलग से नागरिकता प्राप्त नहीं होती है। भारतीय कृषि की एक प्रमुख विशेषता का उल्लेख कीजिए। भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर करती है, जिससे इसकी उत्पादकता वर्षा की मात्रा पर निर्भर करती है। अगला, कृषि फसलों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? कृषि फसलों को मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
खाद्य फसलें, नकदी फसलें और औद्योगिक फसलें। ठीक। अगला दूसरा वर्गीकरण हम कह सकते हैं रबी, जायद और खरीफ की फसलों में। अगला क्वेश्चन, कृषि उत्पादकता में अवरोध उत्पादन करने वाले कारकों का नाम बताइए। कृषि उत्पादकता में अवरोध उत्पन्न करने वाले कारक, पहला अपर्याप्त सिंचाई की सुविधा, उर्वरकों एवं जो कीटनाशक दवाएं होती हैं उनकी कमी। अगला आधुनिक कृषि तकनीकों की अनुपलब्धता, भूमि का अपर्याप्त सुधार। जीन खेती से आप क्या समझते हैं? जीन खेती में फसलों के डीएनए को संशोधित करके उन्हें अधिक उत्पादक, रोग प्रतिरोधक और जलवायु अनुकूल बनाया जाता है। अगला कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के 2 उपाय, पहला सिंचाई सुविधाओं का विकास, जल संरक्षण तकनीकों का उपयोग। अगला उन्नत बीजों और जैविक उर्वरकों का जो खाद्यों का उपयोग करना। राष्ट्रीय कृषि नीति की 2 विशेषताएं बताइए। पहला राष्ट्रीय कृषि क्षेत्र की सतत वृद्धि को सुनिश्चित करना। अगला किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना। किसान की स्थिति सुधारने के कोई 2 उपाय, पहला किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी। अगला कृषि ऋण एवं बीमा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन। अगला कृषि का महत्व एवं भूमिका का वर्णन कीजिए। पहला कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है और लगभग 58% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। अगला ये खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है, कच्चे माल की आपूर्ति करती है और निर्यात में योगदान देती है। अगला कृषि में रोजगार के अवसर मिलते हैं, ग्रामीण विकास की गति मिलती है। हरित क्रांति का अर्थ बताइए तथा भारत में इसका प्रभाव क्या पड़ा। हरित क्रांति 1960 के दशक में आई एक तकनीकी क्रांति है जिससे उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया गया। इससे भारत में गेहूं, चावल की उत्पादकता में भारी वृद्धि हुई और देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन गया। आनुवांशिक रूप से संशोधित खेती को स्पष्ट कीजिए। आनुवांशिक रूप से संशोधित खेती में फसलों की जीन संरचना को बदलकर उन्हें अधिक उपयोगी और रोग प्रतिरोधक बनाया जाता है। जैसी बीटी कपास एक जीएम फसल है जो कीटों से बचाव में सहायक होती है। अगला कृषि में निवेश तथा पूंजी निर्माण को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। कृषि में निवेश का तात्पर्य है कृषि उपकरण, सिंचाई प्रणाली, उर्वरक, अनुसंधान और तकनीकी विकास में धन लगाने से। पूंजी निर्माण का अर्थ है संसाधनों का विकास जिससे उत्पादन क्षमता बढ़े। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के आशय व्यक्त कीजिए। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य राज्यों को कृषि विकास के लिए वित्तीय सहायता देना। इनका लक्ष्य कृषि का सतत विकास, उत्पादकता को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय कृषि नीति 2007 का संक्षेप में वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय कृषि नीति 2007 का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना और कृषि के क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देना। इसमें जैविक खेती, सूक्ष्म सिंचाई और किसान प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है। भारतीय कृषि की क्या विशेषता है? मानसून पर निर्भरता है इसकी, मुख्यतः पारंपरिक खेती पर आधारित, श्रम प्रधान उत्पादक प्रणाली है इसकी, भूमि की असमान वितरण व्यवस्था है। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? हरित क्रांति का अर्थ है कृषि में नई तकनीकों जैसे उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई मशीनों के उपयोग में कृषि उत्पादन को बढ़ाना। हरित क्रांति का उपयोग कृषि के पर क्या प्रभाव हुआ? हरित क्रांति का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव हुआ? गेहूं और चावल उत्पादन क्षमता बढ़ी, भारत खाद्य आत्मनिर्भर बना। अगला सिंचाई उर्वरकों का उपयोग बढ़ा। कृषि विकास हेतु सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय बताइए। पहला प्रधानमंत्री
किसान सम्मान निधि योजना। अगला, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जैविक खेती को बढ़ावा देना। सिंचाई योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। भारतीय कृषि नीति से आप क्या समझते हैं? भारतीय कृषि नीति का उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, किसानों की आय में वृद्धि करना, सतत विकास सुनिश्चित करना। इससे हरित क्रांति, जैविक खेती, फसल बीमा और न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी योजनाएं शामिल हैं। मुद्रा को परिभाषित कीजिए। मुद्रा वो माध्यम है जिसका उपयोग वस्तुओं सेवाओं के विनिमय में किया जाता है तथा जो सामान्य लेन देन को स्वीकृत रूप होता है। मुद्रा के दो कार्य, पहला विनिमय का माध्यम, अगला मूल्य का मापन। अगला, प्रकृति के आधार पर मुद्रा को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? मुद्रा को प्रकृति के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला वस्तु मुद्रा, दूसरा कागजी मुद्रा। अगला, मुद्रा स्फीति को परिभाषित कीजिए। जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि होती है और मुद्रा की क्रय घटती जाती है तो इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रा संकुचन को परिभाषित करते हैं। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है जिससे ऋण की उपलब्धता घटती है और व्यय में कमी आती है, इसे मुद्रा संकुचन कहते हैं। भारत में मौद्रिक नीति के दो उद्देश्य लिखे। पहला मूल्य स्थिरता बनाए रखना, दूसरा आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। अच्छी मुद्रा के प्रचलन से बाहर होने के दो कारण लिखिए। पहला ग्रिशम का नियम के अनुसार खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। अगला, लोगों द्वारा अच्छी मुद्रा को संचित कर लेना। नई औद्योगिक नीति के दो उद्देश्य लिखिए। पहला उदारीकरण के माध्यम से निजीकरण को बढ़ावा देना। अगला, वैश्वीकरण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पहला, ये एक से अधिक देशों में व्यापार उत्पादन करती हैं। अगला, इसमें उच्च स्तर की प्रबंधन दक्षता होती है। लघु कुटीर उद्योग की दो समस्याएं लिखिए। वित्तीय संसाधनों की कमी, आधुनिक तकनीकों और कुशल श्रम की कमी। अगला, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दो लाभ। पहला, विदेशी निवेश में वृद्धि होती है। अगला, रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं। नवीं पंचवर्षीय योजना पर लघु टिप्पणी। ये योजना 1997 से 2000 की अवधि के लिए थी। इसका उद्देश्य कृषि और सामाजिक क्षेत्र का विकास करना था। औद्योगिकरण का अर्थ लिखिए। औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी देश की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का विस्तार होता है और किसी आधारित अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन होता है। कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? वे उद्योग जो छोटे स्तर पर परिवार के सदस्यों द्वारा घर से संचालित किए जाते हैं कुटीर उद्योग कहलाते हैं, जैसे हथकरघा, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि। कुटीर एवं लघु उद्योगों का महत्व लिखिए। ये रोजगार प्रदान करने का प्रमुख स्रोत होते हैं। ये ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था में संतुलन में सहायक होते हैं। मुद्रा के कार्य लिखिए। पहला विनिमय का माध्यम है, दूसरा मूल्य का मापन है, मूल्य संचय, स्थगित भुगतान का मापन। शाख मुद्रा के प्रचलन रूपों का नाम लिखिए। बैंक ड्राफ्ट, चेक, क्रेडिट कार्ड, ई मुद्रा। मुद्रा स्फीति का तथा मुद्रा संकुचन में अंतर। मुद्रा स्फीति जब वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है और मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है। मुद्रा संकुचन जब मुद्रा की उपलब्धता कम हो जाती है और आर्थिक गतिविधियों में मंदी आ जाती है।
धातु मुद्रा व पत्र मुद्रा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। धातु मुद्रा ये सोने, चांदी, अन्य धातुओं से बनी होती है। पेपर मुद्रा, पत्र मुद्रा ये सरकार द्वारा, रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई मुद्राएं होती हैं, जैसे नोट। मुद्रास्फीति को परिभाषित किया है जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की कीमत लगातार बढ़ती है और मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है तो इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। ग्रेशम का नियम बताइए। ग्रेशम का नियम कहता है कि खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। इसका अर्थ है कि लोग मूल्यवान मुद्रा को संचित कर लेते हैं और कम मूल्य की मुद्रा का अधिक उपयोग करते हैं। मुद्रा अपस्फीति की परिभाषित कीजिए। मुद्रा अपस्फीति वो स्थिति है जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार गिरावट होती है, जिससे आर्थिक गतिविधियों में मंदी आ जाती है। मुद्रा संकुचन के कारण बताइए। पहला, सरकार द्वारा भारी कर लगाना। अगला, बैंकों दरों में वृद्धि। अगला, जनता से ऋण लेना। अगला, मुद्रा अवमूल्यन से क्या अभिप्राय है? जब किसी देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्राओं के मुकाबले कम हो जाता है तो इसे मुद्रा अवमूल्यन कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की हानियों का उल्लेख कीजिए। पहला, देश की आर्थिक स्वायत्तता को प्रभावित कर सकती है। अगला, घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुंचा सकती है। संयुक्त क्षेत्र में उपक्रम से क्या अभिप्राय है? वह उपक्रम जिनमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का स्वामित्व होता है उसे संयुक्त क्षेत्र कहते हैं। लघु उद्योगों से क्या अभिप्राय है? वह उद्योग जिनमें सीमित पूंजी और श्रमिकों के साथ छोटे स्तर पर उत्पादन किया जाता है लघु उद्योग कहलाते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये कई देशों में कार्य करती हैं। इसका मूल्य निवेश बहुत अधिक होता है। ये नवीनतम तकनीकों का उपयोग करती है। औद्योगिकरण में होने वाली हानियों का वर्णन कीजिए। पहला, पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि। अगला, पारंपरिक उद्योगों का ह्रास। अगला, बेरोजगारी की समस्या। नई औद्योगिक नीति के उद्देश्य लिखिए। पहला, उदारीकरण एवं निजीकरण को बढ़ावा देना। विदेशी निवेश को प्रोत्साहन करना। औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।